नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है। ये कहानी है जापान की। जापान में किसी वक्त पे दो राज्य हुआ करते थे, दो छोटे छोटे राज्य थे। एक राज्य काफी छोटा था और दूसरा राज्य थोड़ा बड़ा था। एक राज्य की जनसंख्या थोड़ी सी कम थी, बट दूसरे राज्य की जनसंख्या पहले राज्य की जनसंख्या से डबल थी। अब इनके बीच में किसी मुद्दे को लेकर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब जब युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है तो जो छोटा राज्य होता है उसको पता होता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, कि दूसरा राज्य बड़ा है, सैनिक ज्यादा हैं, जो हथियार हैं वो काफी एडवांस हैं। तो छोटे राज्य को लगा कि यार ये तो बहुत क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है कि युद्ध में जाएं या ना जाएं। अगर युद्ध में जाते हैं तो भी हारना तय है, क्योंकि सैनिक संख्या बहुत कम है, हथियार भी हल्के हैं, और अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे, तब भी हार जाएंगे। नहीं जाते हैं तो हार तो गए हैं। अब जब ये विचार उस राज्य के सैनिकों में आया तो सैनिकों ने हथियार डालना शुरू कर दिया। कहते थे सब कुछ तय है, हार ही तय है, तो क्या करना जाके वहां पे। सेनापति ने मना कर दिया कि भाई हम लोग नहीं जाएंगे। अब राजा बड़ा परेशान। राजा सोचे कि अब क्या किया जाए। राजा भी सोच रहा है कि हार मान लेते हैं, संधि कर लें, क्या किया जाए। ऐसे ही वो सोच रहा था तो वो अपने राज्य में घूमने निकल जाता है, टहलने के लिए निकल जाता है। अब टहलते टहलते इसको एक मंदिर मिलता है। मंदिर में वहां पे एक फकीर बैठा होता है, थोड़ा सा युवा होता है लेकिन फकीर होता है, बड़ा मस्त होता है। अब राजा को पता नहीं क्या सूझता है। राजा उस फकीर से बात करने लगता है और बोलता है कि बातों बातों में बोलता है कि हमारे राज्य पर दूसरे राज्य की सेना ने अटैक कर दिया है, और चूंकि हम लोग संसाधनों में बहुत कम हैं, हम लोग सैनिकों में कम हैं, हमारा हारना तय है। और जब से ये विचार सैनिकों में आया है कि हमारा हारना तय है, सैनिकों ने लड़ना मना कर दिया, लड़ने के लिए मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। सेनापति ने युद्ध में जाने से वो मना कर दिया है। अब मेरे पास सेनापति नहीं है जो युद्ध में जा सके। जो फकीर होता है वो कहता है कि साहब आप बुरा ना माने तो मैं सेनापति बन के जाऊं। तो राजा कहता है ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम कुछ कर सकते हो तो बिल्कुल जाओ। फकीर तैयार होता है सैनिक के रूप में, सेनापति बनता है और सैनिकों को लेकर, जो थोड़े बहुत तैयार होते हैं उनको लेकर युद्ध के चल पड़ता है। अब जब वो युद्ध के चलता है तो जो ओरिजिनल जनरल होते हैं, सेनापति होते हैं, वो भी कहते हैं यार क्या बात है यार, ये फकीर है, ये जा रहा, कुछ तो उसके बात होगी, शायद उसके पास कुछ छुपा हुआ राज है जो ये लीड करने को तैयार हो गया, वरना ये युद्ध तो तय है, हारना ही हारना है। तो अब ऐसा क्या है जानने के लिए वो सेनापति लोग भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं इसके। अब फकीर आगे आगे चल रहा है, पूरी सेना पीछे भी चल रही है। अब युद्ध में पहुंचने से पहले ही फकीर एक मंदिर के सामने रुकता है और बोलता है कि रुको, अब चूंकि युद्ध में जाना ही है तो क्यों ना भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, सब भगवान के दर्शन कर लो। अब वो फकीर जाता है और कहता है प्रभु, भगवान से कहता है प्रभु, अगर आप हमारे साथ हैं और अगर आपको लगता है कि हम जी सकते हैं तो हमें आशीर्वाद दीजिएगा, और ना सिर्फ आशीर्वाद दीजिएगा बल्कि इशारा भी कीजिएगा कि आप ये बता देना कि आप हमारे साथ हो। और इसके लिए कि आप हमें इशारा बता पाओ, मैं ये सिक्का उछालूंगा, अगर हेड आएगा तो आप हमारे साथ हैं, और अगर टेल आया तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारे साथ नहीं हो। सब लोग देख रहे होते कि भाई क्या है ये, क्या फकीर क्या कर रहा है। राजा फकीर जो है वो सिक्का उछालता है और सिक्का आता है हेड। अब सब देखते, सब खुश हो जाते हैं, क्या बात है, भगवान ने इशारा दे दिया है, भगवान कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब अजीब सा जोश आ जाता है सैनिकों के अंदर, क्योंकि ऊपर वाला साथ आ गया है, उसने इशारा भी कर दिया है, लिखित में दे दिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ में, कोई डरना नहीं है। अब सारे सैनिक जोश में आकर युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं, और युद्ध के मैदान में उतरते क्या है साहब, बिल्कुल तबाही मचा देते हैं। वो सैनिक जो कल तक डरे हुए थे, उनको जैसे ही पता लगा कि भगवान हमारे साथ है, युद्ध में उतरते हैं और अपनी डबल क्षमता वाले लोगों को हरा देते हैं।
बहुत जल्दी हरा देते हैं। अब जब ये वापस आ रहे होते हैं, जब वापस आते हैं तो जो फकीर है वो वापस चला जाता है। युद्ध जीतने के बाद वो छोड़ छाड़ के चला जाता है। अब जब ये वापस आ रहे होते हैं तो सेनापति होता है, वो जैसे उस मंदिर के पास पहुंचता है दोबारा जीतने के बाद, तो एक जिज्ञासा होती है, कहते हैं यार यहां पर बैठकर फकीर ने वो सिक्का उछाला था और भगवान से कहा था कि भगवान आप हमारे साथ हैं तो इशारा कीजिएगा। वो घोड़े से उतर के मंदिर के अंदर पहुंच जाता है और मंदिर पहुंचने के बाद सिक्के को देखता है और सिक्के को देखता ही उस सिक्के को उठाता है और जैसे सिक्के को उठाता है और सिक्के को पलटता है तो देखता क्या है कि दोनों तरफ हेड बना हुआ था। यानी फकीर को पता था कि हेड, फकीर कहता था कि हेड आया तो भगवान आप हमारे साथ हो और टेल आया तो नहीं हो, लेकिन वो सिक्का खोटा सिक्का था, दोनों तरफ उसमें हेड बने हुए थे। यानी कि भगवान से तो बात ही नहीं हुई है। ये तो एक तरह से मोटिवेट करने का तरीका था फकीर को अपने सैनिकों को। और इसका क्या फर्क पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि वो सैनिक जो बिल्कुल निढाल हो चुके थे, युद्ध में जाते हैं एक झूठी आशा के साथ जाते हैं ना, आशा के साथ, एक आशा भले ही झूठ बोला गया था लेकिन उस जोश ने उनको युद्ध में विजय दिलाई। कई बार आपका सिर्फ जोश, यकीन आपके डर पे हावी हो जाएगा। और जब जिस दिन आपका जोश, यकीन आपके डर पर हावी हो जाए, आपके स्किल पर हावी हो जाए, उस दिन जीत पक्की है। जरूरी नहीं कि हर बार सबसे होनहार लोग ही आईएएस बनते हैं ना, सबसे होनहार लोग आईएएस नहीं बनते हैं। सबसे यकीनमंद जो लोग होते हैं, जिनको अपने भरोसा होता है, वही आईएएस बनते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संसाधन बहुत सारे हैं, एसी में पढ़ते हैं, 50 किताबें, बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन लगी है, कोचिंग लगी है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो रियल एग्जाम में बहुत खराब होता है, कभी प्री डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत कम जानते हैं, संसाधन भी कम है, बट चूंकि पता नहीं क्यों यकीन से भरे होते हैं, उनका यकीन अपने ऊपर इतना ज्यादा होता है कि अपने सीमित संसाधनों से भी वो एग्जाम क्रैक कर ले जाते हैं। यही सबसे बड़ी कुंजी है, अपने ऊपर यकीन। और आज जब लगभग 70 दिन रह गए हैं, 60 दिन रह गए एग्जाम की प्री में, आपको अपने ऊपर यकीन करना होगा। हो सकता हो आपकी तैयारी ना हो सकता है आपने पढ़ा भी कम हो, रिवीजन भी कम किया हो, आपके पास किताबें भी कम हो, नोट्स भी कम हो, सब कुछ ठीक है, मान लिया, सब कुछ मान लिया, बट एक चीज कभी नहीं होनी चाहिए, वो है आपको इस बात का यकीन कम नहीं होना चाहिए कि आप पीसीएस नहीं बन सकते। आप पीसीएस बन सकते हो, ये आपको अपने लिए इस बात को यकीन दिलाना पड़ेगा बार बार, चाहे झूठी क्यों ना बोलना पड़े, बोलिए अपने आप से। और जब आप झूठ बोलोगे ना तो एक वक्त आएगा कि आपका मन और दिमाग इस बात को यकीन कर लेगा कि हाँ ये सच है बात। और जिस दिन आपने इस बात पर यकीन कर लिया, दुनिया भी यकीन कर लेगी। तो पहले अपने आप को यकीन दिलाइए, उसके बाद दुनिया अपने आप यकीन कर लेगी। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम क्रैक कैसे किया जाए। जब मैंने सिविल सर्विसेज की कोचिंग स्टार्ट की, ऑनलाइन स्टार्ट किया मैंने 4-5 साल पहले हो गए, मैं हमेशा नोट्स जब बनाता था, बच्चों को पढ़ाता था, तो मेरे मन में एक ही बात हमेशा रहती थी। जब भी मैं नोट्स तैयार करता था, एक ही बात मेरे दिमाग में रहती थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो 30 साल से ऊपर है, शादीशुदा है, नौकरी करता है, मेट्रो में रहता है, सुबह ऑफिस जाता है, रात को ऑफिस से वापस आता है, अगर वो पढ़ना चाहे और पीसीएस क्रैक करना चाहे तो कैसे क्रैक करेगा, उसके लिए क्या बनाया जाए, कितना छोटे में, उसके बाद टाइम बहुत कम है, बनाया जाए जिससे कि वो एग्जाम क्रैक कर ले जाए। और जब मैं ऐसे किसी व्यक्ति को सोच के अपने नोट्स तैयार करता हूं, स्टडी तैयार करता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखिए यंग लोगों के लिए काफी कुछ है, लेकिन जो लोग अभी किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, उनको सफल करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ज्यादा पढ़ने से सफल नहीं होगे, लिमिटेड पढ़ने से सफल होइए। जैसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हो? आप लोग सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि आप मुश्किल सवाल गलत कर रहे हो, नहीं,
आप लोग सही सवाल, आसान सवाल गलत कर रहे हो। मुश्किल सवाल से सिलेक्शन आपका नहीं रुक नहीं रहा है, आसान और जो मीडियम टाइप के सवाल हैं वो जो आप गलत कर रहे हो, इस कारण से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कई बार कहा है, पीसीएस प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से लगभग 30 सवाल, मोटा मोटा तौर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 30-35 सवाल ऐसे होंगे जो मुश्किल होंगे। मुश्किल का तात्पर्य क्या है? जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़ा सा अगर फैक्चुअल भी होंगे तो वो रेगुलर किताबों में जो नॉर्मल किताबें होती हैं उसमें नहीं होंगे, बाहर होंगे। तो 30-35 सवाल जो होंगे वो मुश्किल होंगे, ठीक है। लेकिन बाकी के जो सवाल होंगे वो या तो इजी होंगे या मीडियम होंगे। कितने क्वेश्चन? 110 से 120 सवाल, 110 से लेकर 120 सवाल। बस ये गलत नहीं होने चाहिए। आपका सारा फोकस आसान सवालों और मीडियम टाइप के सवालों पर फोकस करना है। मुश्किल सवाल के पीछे नहीं भागना, मुश्किल सवाल के पीछे मत भागो। कोई उलूल जुलूल किताबें मत पढ़ो, बहुत हाईटेक किताबें मत पढ़ो, कोई उलूल जुलूल टेस्ट सीरीज मत लगाओ, कुछ मत लगाओ। जितना बेसिक्स पे जाओगे ना उतनी जल्दी सफल हो जाओगे। पीसीएस इज ऑल अबाउट बेसिक्स, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं अगर आप पीसीएस प्री क्रैक करना चाहते हो, हर कॉन्सेप्ट का बेसिक पे ध्यान दो। आप हर कॉन्सेप्ट के बेसिक पे ध्यान दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने हाईटेक पता कि नहीं पता, आप आईएएस के पेपर नहीं दे रहे हो, आप पीसीएस का दे रहे हो। पीसीएस में किसी टॉपिक को पढ़िए, उसका बेसिक तैयार कर लीजिए, चाहे कॉन्सेप्चुअल चाहे फैक्चुअल, ठीक है। और आप देखोगे कि 110 से लेकर 120 सवालों के बीच में आ जाएगा। अरे आपको तो 85 पे कट ऑफ जाना है ना भाई, 85 में तो क्वेश्चन करने हैं। 30-35 क्वेश्चन तो आपको मार्जिन मिल ही रहा है यहाँ पे। आपको नमाज करना 120, 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, ये तो कर सकते हो ना। तो आसान और मीडियम क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। एक बात आपको पैरेटो, एक होता है पैरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रेशो। समझिए एक बात को, 80-20 रेशो क्या होता है? 80% ऑफ नंबर्स जो आप लोगे, यानी 80% नंबर आपको जो पीसीएस के प्री में मिलेंगे, वो जो 20% आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा उससे मिलेंगे। 80% जो नंबर आप प्राप्त करेंगे वो 20% जो सिलेबस आप कंप्लीट करोगे उसमें से मिलेंगे। यह है पैरेटो प्रिंसिपल, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा। ये दुनिया जीवन के हर सेक्टर में, हर जगह पे काम आता है, 80-20 रेशो। अब ये 20 क्या चीज है ये जानना। जिसने 20 जान लिया वो सफल हो गया। ये 20 क्या है? ये 20 वही 20 है जिसको मैं इजी और मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलता हूं। इजी और मीडियम, इस पे फोकस करो, आपके 80% नंबर मिल जाएंगे आपको कम समय में बोल रहा हूं मैं। यहां पे ये बात नहीं कर रहा कि अचानक से बहुत ज्ञानी बन जाओगे, नहीं। 2 महीने में हमारा लक्ष्य क्या है? एग्जाम क्रैक करना, आपको 85 क्वेश्चन राइट करवाना, उसके लिए आसान और मीडियम क्वेश्चन से फोकस करना है। मैं आपको ज्ञानी बनाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप करोगे क्या? ये कैसे आएगा? पहली चीज, आप पहले सुनिश्चित करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है, कोर्स कंप्लीट है कि नहीं है। क्योंकि कोर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। कोर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब घटना चक्र के जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़कर आप प्री क्रैक कर लेते थे। नहीं, अब आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी आप अपनी रेंज को बनाओ, आप सब सारे टॉपिक्स को पढ़ो। तो पहला सुनिश्चित करो आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाए। खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बुक्स मैंने बताई हुई हैं, आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। खुद कर सकते हो, कर लो, खुद पढ़ लो। लगता है समय कम है, नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक क्रैश कोर्स मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। सारे नोट्स बना के मैंने दिए हुए हैं इसके अंदर, क्रैश कोर्स, वो कर लो। 90-95 पीडीएफ हैं बस, जो आराम से 75 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। छोटी छोटी बिल्कुल शॉर्ट पीडीएफ में मैंने कंपाइल करके दिया। मेरे खुद के नोट्स आए हैं, वो मैं दे रहा हूं आपको, वो कर लेना। या तो खुद कर सकते हो, खुद कर लो, बुक्स मैंने बताई हुई हैं। नहीं कर सकते, टाइम कम है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। पैसे का मुंह मत देखो, समय नहीं खरीद सकते, कितना भी पैसा कमा लो, समय नहीं खरीद पाओगे, ठीक है ना।
ये खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो किसी भी हालत में जो ये 70 दिन है इसको वेस्ट मत होने दो। मत देखो यूट्यूब पे, सोचो फ्री का मिल जाए, फ्री का मिल जाए, फ्री का मिल जाए। नहीं, बी प्रोफेशनल। या तो खुद कर लो किताबों से, नहीं तो ऐसी जगह टाइम इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न्स आ सकें। ठीक है, तो पहला है कोर्स कंप्लीट करना। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। भैया की ऑफ सक्सेस, अब जब सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा और रेंज छोटी रहेगी तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार। पीसीएस फैक्चुअल है, भूलते रहोगे, एक बार भूलोगे, पढ़ोगे, फिर भूलोगे, पढ़ोगे, भूलोगे, पढ़ोगे, भूलोगे, होता रहेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। कम से कम 10-15 तो आप टेस्ट दो, कम से कम दिमाग तो आपका उस हिसाब से प्रोग्राम हो, ट्रेंड हो। लेटे लेटे घटना से पढ़ के नहीं निकलता, उससे दिमाग ट्रेंड नहीं होता, वो एनालिटिकल नहीं बनता, वो सोचने में मजबूर नहीं होता है। मॉक टेस्ट घर पे बैठ के, चाहे फ्री का मिल जाए आपको, कहीं से टेलीग्राम से मिल जाए, पुराना को मिल जाए, उसको 2 घंटे के हिसाब से रखिए और उसको सॉल्व कीजिए। 150 क्वेश्चन एक 1 सिटिंग में कीजिए आप। अगर आपको फ्री वाले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आपको। एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको लगभग 30 टेस्ट मिलेंगे, 15 जीएस के और 15 करंट के, तो वो कर लीजिएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज दीजिए, आपके दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए है, ये दिमाग को ट्रेन करने के लिए कि इनके क्वेश्चन आए तो सोचो, हर एंगल में सोच पाओ, और दूसरा रिवाइज कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं फिर से कंपाइल कर देता हूं। पहले तो यकीन सबसे इंपॉर्टेंट है। यकीन कीजिए, मुझे आप पे यकीन है, सचमुच मुझे आप पे यकीन है, आप निकाल सकते हो। 2 महीना 2.5 महीना सफिशिएंट है। मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा है, बट अगर सही प्लानिंग करेंगे, सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, अच्छा करके आएंगे हम लोग। कोई कुछ बोले, मुझ पे यकीन करो, अच्छा करके आएंगे। फालतू मत पढ़ाई कीजिए, इजी से मीडियम चीजों पर फोकस कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जो आसान आसान चीजें आपने पढ़ी हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, साथ में टेस्ट देते रहिए जिससे कि आपका दिमाग उस प्रोग्राम हो जाए। और आप यकीन देखिएगा, यकीन मानिए ना, आप अपनी उम्मीद से बेहतर करके आओ। आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, फोकस करो आसान से मीडियम सवालों के ऊपर। बाकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नंबर मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। वैसे टेलीकॉल उठाएगा फ़ोन, लेकिन अगर अपनी समस्या बता दीजिएगा, अगर वो खुद सॉल्व कर दे बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा कि सर से बात कर दीजिए, मैं खुद बात कर लूँगा आपसे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मुझे आप पे यकीन है, खत्म करने से पहले फिर बता रहा हूँ आपको। थैंक यू।